best for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. When a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat, it's a fair worry that where are we headed? The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Unless the rich countries intend to build walls to stop economic refugees coming as we see right now, they must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to take money out easily and park it into foreign bank accounts and into these properties abroad. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़िताब जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब के अंदर 4 पॉइंट्स पे बात की: मौसमियाती तब्दीली, करप्शन, इस्लामोफोबिया और मसला कश्मीर। इस हवाले से उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसला कश्मीर के ऊपर काफ़ी तफसील से ब्रीफ किया अपने स्पीच के अंदर, और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको मसला कश्मीर को हल करना चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारत के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त कर्फ्यू उन्होंने नाफिज किया हुआ है वो उसको उठाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साथ में ये भी वाज़े कर दिया कि मसला कश्मीर जो है ये 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग की सूरत हाल भी पैदा कर सकता है, और अगर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी उसके ऊपर उनकी तारीफ़ बहुत हुई है और हुकूमत कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मगर साथ में कुछ तनकीद भी हो रही है। इसके ऊपर इस तरह की बात हो रही है तनकीद के हवाले से कि उन्होंने जहाँ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया तो उनको शायद पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन या अपोजिशन के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी, जिसका उन्होंने हिंट दिया। और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर का जो इशू था वो इतना अहम था कि उसको अपना आखिरी पॉइंट नहीं बनाना चाहिए था वज़ीर आज़म इमरान खान को। वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने भी मुतालबा किया है कि भारत जो है वो कर्फ्यू लिफ्ट कर दे मकबूजा कश्मीर से। और इस सारी सिचुएशन के हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब करतारपुर राहदारी मुकम्मल हो जाएगी और इसका इफ्तिताह होगा तो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इस मौके के ऊपर साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को पाकिस्तान इन्वाइट किया जाएगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा, बट वो हमसे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से और हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास के दौरान। वेलकम टू दिस शो शाह महमूद कुरैशी साहब। जी शुक्रिया। जी सर, बहुत तारीफ़ हुई जहां वज़ीर आज़म साहब की तकरीर की, वहां थोड़ी सी तनकीद भी हो रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा जब इशू था कश्मीर का तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको एंड में अपनी तकरीर के रखा, ये नहीं करना चाहिए था। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सारी तकरीर सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर पे होनी चाहिए थी। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बाकी इश्यूज़ पे बात की उस हवाले से आप ये जो क्रिटिक्स हैं इनको क्या कहेंगे? देखिए, क्रिटिक्स का काम है क्रिटिसाइज़ करना और मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन बात ये है आप ज़रा इश्यूज़ देखें, इश्यूज़ की नौयत देखें। इस वक्त क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्लोबल इशू है, जिस पे पूरे हाउस की अटेंशन थी और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने स्पेशल इजलास रखा था उस पर। अब पाकिस्तान उन ममालिक में है जो वल्नरेबल है,
जो इससे मुतासर हो रहा है, तब उन्होंने ये चीज़ उठाई तो पूरी दुनिया की तवज्जो आई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नुक्ता उठाया मनी लॉन्ड्रिंग का, कि किस तरह अमीर मुल्क अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर मुल्क जो है वो नाजायज़ दौलत को अपने यहाँ जगह देते हैं, पनाह देते हैं, और वो जो एड देते हैं उस एड के से कहीं ज़्यादा यहाँ से पैसा साइफन ऑफ होके चला जाता है स्विस अकाउंट्स में और प्रॉपर्टीज़ में बाहर। अब ये भी एक सर इसी पे तो माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। जी सर, सिर्फ ये जिक्र कर रही थी कि ऑपोजिशन ने इसी पे तो इल्जाम लगाया है कि आपने कि वजीर आजम साहब ने डोमेस्टिक सिचुएशन की बात की और ऑपोजिशन की बात की। ये डोमेस्टिक सिचुएशन की बात उन्होंने नहीं की, ये उन्होंने ग्लोबल बात की है। इस पे अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, इसमें एशियन कंट्रीज आती हैं, इसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आती हैं। आपको अपनी फिक्र क्यों है? ये कहते हैं ना चोर की दाढ़ी पे तिनका। भाई आपका तो किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो एक इंटरनेशनल लेवल की बात की है, तीसरी दुनिया और पहली दुनिया का मवाजना किया है कि किस तरह तीसरी दुनिया की रिसोर्सेज साइफन ऑफ हो रही हैं इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड। और एक तरफ आप कहते हैं हम एड दे रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ का पैसा वहाँ आप ले जाते हैं और पार्क करते हैं। ये एक ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान का इशू नहीं है। ये देखिए, ये तो देखें ना, ये तो कहते हैं ना आप बैल मुझे मार वाली बात उनने की है। दो, तीसरी चीज़ उनने की है इस्लामोफोबिया। इस वक्त जिस तरह कैरिकेचर्स बनाए गए और लोगों की दिल आज़ारी पाकिस्तान में हुई, शायद अपोजिशन को उसका अहमियत नहीं है नज़र आ रही कि कितना पाकिस्तान को जब हजूर की शान में गुस्ताखी की गई तो किस तरह पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखे और लोगों ने एहतजाज किए, तो किसी ने नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस इशू को उठाया, और न सिर्फ उठाया, फिर उन्होंने तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर फैसला किया एक नया चैनल लाने का, जिससे कि इस्लामोफोबिया को काउंटर किया जाएगा और इस्लामी दुनिया के इश्यूज उजागर किए जाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न मीडिया से हटके। अब मेरी बात मुकम्मल होने देना। और चौथा पॉइंट जो है, जो सबसे अहम पॉइंट है, जिस पे सबसे 80% उन वक्त उस पे गुजारा, और वो था मसला कश्मीर। अब मसला कश्मीर पे अपोजिशन को एतराफ़ करना चाहिए कि ये ऐसा मसला है जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मसला है, पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का पानी है, वहाँ मज़लूम लोग हैं, वहाँ लोगों के साथ आज 57 दिन हो गए कर्फ्यू की कैफियत है, उनके बुनियादी हकूक़ सलब हो गए हैं, पेलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, जबर हो रहा है। ठीक है ना, तो उन्होंने जिक्र किया RSS की सोच का, उन्होंने बताया कि किस तरह आज का हिंदुस्तान महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से मुख्तलिफ है। उन्होंने एक मवाजना पेश किया और किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उससे दुनिया की टेंशन आई। और आपने देखा हज़ारों लोग बाहर जब वो तकरीर कर रहे थे, बाहर जो है वो यकजहती का मुजाहरा कर रहे थे, वो मोदी की हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। कभी 72 साल में कभी ऐसा हुआ है? ऑपोजिशन वाले जो तनकीद करते हैं बताएं, वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं। कभी हज़ारों की तादाद में लोग उन सड़कों पे उनके लिए निकले थे, इस तरह बताएं ना। कभी लंदन में, कभी मैनचेस्टर में, कभी पेरिस में इस किस्म के इज्तिमा दिखाई दिए थे। कभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस किस्म की निशानदेही हुई थी। कभी OIC का जॉइंट मिनिस्ट्रियल कम्युनिके ऐसे पहले हासिल हुआ था। देखिए, तनकीद आसान है करना, लेकिन मैं कहता हूँ चलिए एक और मैं आपको जवाब दूँ। वज़ीर आज़म की तकरीर उठा के देख लें जो 19 साल की, और पिछले साल जो मैंने की एज लीडर ऑफ द डेलीगेशन तकरीर कश्मीर पे और इस्लाम के पहलू पर, और पिछले 25 साल के जितने सदूर प्राइम मिनिस्टर्स हो गुजरे हैं उनकी तकरीरें निकाल लें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मवाजना कर दें, टेलीविज़न स्क्रीन पे वो तकरीरें भी चला दें और हमारी भी चला दें, और लोग फैसला कर लें किसने क्या जिक्र किया है। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, जो वज़ीर आज़म ने बात की थी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की, जो उन्होंने एक वार्निंग दी थी कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस हवाले से कुछ नहीं किया तो इसका भी ख़तरा है,
उस पे क्या कोई जो आलमी बिरादरी है उससे कोई रिएक्शन आया है, कोई उनकी तरफ से आपको नजर आ रहा है कि उनको अब एहसास हो रहा है इसके ये कितनी एक सीरियस सिचुएशन है, एंड इट इज मोर देन अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन द वैली? एब्सोल्युटली। देखिए, अगर आलमी बिरादरी को खदशा ना होता तो फिर जो यूएस के कांग्रेसमैन हैं वो इस तादाद में खतूत क्यों लिखते? अगर आलमी बिरादरी को खदशा ना होता तो 50 के लगभग हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान पार्लियामेंट क्यों लिखते? अगर आलमी बिरादरी को ख़तरा ना होता तो यूरोपियन पार्लियामेंट में बहस क्यों होती? ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं जिन्हें ठंडे दिल से देखना चाहिए। और इस कतई नज़र इसके इमरान खान की ज़ात से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचिए। खुदारा मसला इमरान खान की ज़ात का नहीं है, ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। ये निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का मसला है जो एड़ियाँ उठा कर आपकी तरफ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत तो एक बड़ा वाज़े मौका लेके खड़ी है, उसके हलीफ भी साथ खड़े हैं। हमारी अपोजिशन इस वक्त डामाडोल क्यों है? एक तरफ कहते हैं हम मुत्तफ़िका करारदाद पेश करते हैं, असेंबली में पास करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। दूसरी तरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी का तो जन्म ही हुआ था मसला कश्मीर से, पीपल्स पार्टी को तो ज़ेब नहीं देता कि वो कश्मीर के मसले पे ले तो लाल करें। उनका तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड है और हम उस रिकॉर्ड को तस्लीम करते हैं। मैं कहता हूँ भुट्टो साहब ने अगर कोई बात की, अगर मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब ने भी कोई बात की है कश्मीर पे, मैं उसको ओन करने के लिए तैयार हूँ। इस पे हम कौम को यकजा करना चाहते हैं, तकसीम नहीं करना चाहते, हम कोई अपने नंबर नहीं टांकना चाहते, हम कश्मीरियों के साथ यकजहती दिखाना चाहते हैं और उनकी मायूसी ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं, आप तनहा नहीं हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान की पार्लिमान सब आपके साथ खड़े हैं। कुरैशी साहब, यही जो आपने बात की, आपने जिक्र किया यूएस कांग्रेस का, हाउस ऑफ कॉमन्स का, मगर जब तक भारत के ऊपर दबाव आएगा नहीं जिसको कहते हैं वॉशिंगटन से या लंदन से, तो उनकी जो पार्लियामेंट से या कांग्रेस से लोग कहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो हुकूमतें जो हैं क्या वो भी दबाव डाल रही हैं भारत से कि ना सिर्फ वो वहां से कर्फ्यू हटाएं बल्कि हमारे साथ बैठे बात करें पाकिस्तान के साथ, और इस दिस पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी के हम बात नहीं करेंगे अभी उनके साथ? आप देखिए, आप गौर फरमाइए ना कि जब सदर ट्रंप के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, क्या प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ? क्या एलिस वेल्स का बयान आपने नहीं पढ़ा? वो नायब वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका की, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा भारत कर्फ्यू उठाए, लॉकडाउन ख़त्म करे और जितने गिरफ्तार शुदा लीडरशिप है या कारकुनान है उनको रिहा किया जाए। ये प्रेशर नहीं है तो क्या है? ये खुला बयान है OIC का, मिनिस्ट्रियल। एक तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है, पढ़ता कोई नहीं है। आप ज़रा मिनिस्ट्रियल कम्युनिके जो OIC का है, कॉन्टैक्ट ग्रुप का, ज़रा पढ़ तो लीजिए प्लीज़। ऑपोजिशन वाले मेरे भाई जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, वो ज़रा पढ़ तो लें, पढ़ने के बाद कमेंट्री करें ना। बगैर पढ़े कमेंट्री करते हैं, बगैर देखे तनकीद करते हैं। अब उनकी मजबूरी है, अब कुछ ने अपने नंबर टांकने हैं, लीडरशिप के सामने टांकने हैं, कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हैं मुस्तकबिल के। जी कुरैशी साहब, असल में बात यह है कि हमने जो दबाव भी डाला है या एलिस वेल्स की तरफ से भी वो स्टेटमेंट आया है, वो सिर्फ कर्फ्यू लिफ्ट करने की बात हो रही है। अब हमारा इस वक्त ये मामूली बात है सर, ये मामूली बात है। नहीं, ये मामूली बात है सर। नहीं, बात तो मुकम्मल होने दीजिए। आप कह रही है सिर्फ समझने की कर्फ्यू से बड़ी तो लानत नहीं है इस वक्त यहाँ। नहीं सर, पाकिस्तान की अब पॉलिसी क्या है? क्या अगर कर्फ्यू लिफ्ट हो गया तो हम भारत से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, या हम आर्टिकल 370 के ऊपर जो उन्होंने तब्दीली की है वो रिवर्स करेंगे तो हम बात करने को तैयार हैं? अब हमारी मतलब ओवरऑल पॉलिसी क्या है, हमने आगे कैसे बढ़ना है? पता नहीं आप सुनते क्यों नहीं है, क्या आप सुनते ही नहीं है? कह के थक गए। आर्टिकल 370 हमारे लिए कोई वक़्त नहीं रखता। हमारे लिए जो चीज़ वक़्त रखती है वो है मकबूजा कश्मीर का ऑटोनमस स्टेटस। हमारे लिए जो चीज़ वक़्त रखती है वो है डेमोग्राफिक चेंज का वो जो उनका प्लान है, ये वक़्त रखती है।
बाकी 370 को ना हमने पहले अहमियत दी है ना आज देते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो अहम है। अब दो तरफा आप कह रही हैं गुफ्तगू, देखिए दो तरफा गुफ्तगू इस मौजूदा हुकूमत के साथ इस माहौल में बेसूद है। क्यों? ये तो अपनी हट धर्मी पे कायम है ना। अगर गुफ्तगू मानी खेज होनी है तो मेरी राय में, पाकिस्तान की राय में, या इसमें थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन हो जिससे भारत कतराता है, या मीडिएशन हो जो ट्रंप ने ऑफर की, सदर ट्रंप ने ऑफर की और उससे भारत भाग गया। तो अब जब तक कोई तीसरी कुव्वत बीच में नहीं पड़ेगी, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगी। जो पहली गुफ्तगू होती रही है उनके क्या नतीजे निकले? एक नशिस्त हम कर लें, बेमानी सी नशिस्त, उसका कोई फायदा नहीं है। सही, तो इसका मतलब है कुरैशी साहब कि कुछ भी तब्दीली आ जाए इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर, बीजेपी की जब तक हुकूमत है पाकिस्तान बात करने को तैयार नहीं है। ये अब स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की। नहीं सर, मैं यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जी, ये स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉलिसी नहीं है। मैंने आपको 370 की अहमियत अपनी नज़र में बताया, हमारी अहमियत क्या है। मैंने आपको डेमोग्राफिक चेंज और स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन की अहमियत बताई। मैंने आपको स्टेटस की बात की। नाउ अगर भारत संजीदगी दिखाता है और अगर कोई उसमें कोई तीसरी कुव्वत आती है, देखिए आरएसएस की सोच से क्या तवक्को आप करते हैं? नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी से क्या तवक्को करते हैं? हाँ, कोई अंदर कुव्वतें ऐसी आती हैं जो कि जिम्मेदारी लेती हैं, तो फिर बैठने से, गुफ्तगू से हमने कभी इनकार नहीं किया। हम तो 1 साल को कहते रहे कि बैठ के बात करें, कतराते वो रहे, भागते वो रहे। जब ये बताइए, जब पिछले साल दोनों वज़राए खारजा की मीटिंग तय हो गई थी न्यूयॉर्क में, मैं भागा था या हिंदुस्तान भागा था? बताइए। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। जी कुरैशी साहब, तो फिर आपका, जैसे आपने जिक्र किया कि अब थर्ड पार्टी मीडिएशन या फैसिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है, आपके ख़्याल में क्या अमेरिका की बात जो है वो भारत मानेगा, और क्या भारत के अमेरिका के अलावा भी कोई ये रोल प्ले कर सकता है? देखिए, असूलन तो माननी चाहिए। भारत अमेरिका को इस खित्ते में अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए हुए है। वो उनके साथ एक नया ट्रेड का मुआहदा करने चले हैं, वो उनसे मारात लेने चले हैं, उन्होंने उनके साथ स्पेशल डील्स की हुई हैं जो हमारी नज़र में इम्तियाजी नौइयत की हैं। अब मैं उसकी तशरीह नहीं करना चाहता इस वक्त क्योंकि बात आगे निकल जाएगी, लेकिन अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस भारत पे नहीं है तो फिर किसका है? बिल्कुल सही। कुरैशी साहब, अहमियत जो आज आपने बात की कि जो साबिक वज़ीर आज़म है मनमोहन सिंह साहब, उनको बुलाया जाएगा करतारपुर की कॉरिडोर की जब इफ्तिताह होगी, ये फ़ैसला हुकूमत ने क्यों किया और इसकी अहमियत क्या है? पहली बात तो ये है कि ये बाबा गुरु नानक साहब का 550वां जन्मदिन है और मनमोहन सिंह साहब उसी अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मनमोहन सिंह साहब एक कदावर शख्सियत है, अमन परस्त शख्सियत हैं, एक दानिश्वर हैं, उनका एक एकेडमिक रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो हमेशा उनकी कोशिश रही है कि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके। तो वो अगर तशरीफ़ लाते हैं तो वो सिखों की नुमाइंदगी भी तो करते हैं ना। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं, और हम अपना सिख यात्रियों को, अपने सिख भाइयों को हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहते हैं। उनका रवैया देखें, उनका रवैया बहुत मुस्बत रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को वेलकम किया है। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में
पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी ने इसको सराहा है, खुशियाँ मनाई हैं, और वो उनके लिए ये एक बहुत मुतबर्रक दिन है। और वो जो करतारपुर साहब की जगह है उनके लिए बड़ी मुतबर्रक जगह है, तो अगर उस पर वो आते हैं तो हमें खुशी होगी, हम उनको इज्जत दे रहे हैं। कुरैशी साहब, तो क्या ये इनविटेशन जो है ये भेज दिया गया है या अभी आपने आज सिर्फ अनाउंसमेंट की है? जो फॉर्मल इनविटेशन जाएगा उसको कुछ वक्त लगेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब और पाकिस्तान के ने मशावरत करके मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से अनाउंसमेंट कर दी है, और अब मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा है कि बाकायदा लिख के उनको दावत भिजवाई जाए। इज ही दी ओनली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या कोई वाहिद सियासतदान है जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं, या आप और लोगों को भी भारत से मदऊ करेंगे इस इवेंट के लिए? मनमोहन सिंह साहब का नाम लिया है मैंने। बस अभी और किसी पे फैसला नहीं हुआ? आप सर, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं अब ये ना हो कि बीजेपी ये आपको नाकाफी लग रहा है? नहीं नहीं सर, ये बात नहीं है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये तो नहीं होगा कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो समझेगी कि शायद जैसे पहले वजीर आजम साहब का बयान आया था कि अगर बीजेपी जीत गई भारत के अंदर तो ये पीस के लिए बेहतर होगा, अब बीजेपी को लगेगा कि अब पाकिस्तान का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ हो गया है। अरे भाई, हमारा किसी पे झुकाव नहीं है, ये एक गुडविल जेस्चर है, इसको झुकाव नहीं कहते। ये 550वां दिन हमने मुंतखब किया है, कमाल कर रही हैं। ये तो एक तारीखी चीज़ है, एक वाक़या है, हुआ, पाकिस्तान ने फ़ैसला किया, एक अरेंजमेंट किया, बंदोबस्त किया, और उसको उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने हमसे बैठ के एग्री किया, और उसके लिए वो आमादा हो गए। ठीक है ना? अगर वो ना आमादा होते तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, हमने ऑफ़र किया, पहल हमने की, उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी, बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। अब इसमें पूरी दुनिया में जो सिख हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि रिलीजियस पिलग्रिमेज को प्रमोट किया जाए। हमारे यहाँ बेपनाह लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ जो अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो यहाँ ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं। हमारा तो अगला फेज़ ये भी है, पाकिस्तान की जो गंधारा सिविलाइजेशन है वो नायाब है, और बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उनके इतने नायाब किस्म के यहाँ उनकी जगह हैं। हम तो चाहेंगे उनको भी इनवाइट करें, हम तो उसको फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारे KPK के अंदर, स्वात के अंदर गंधारा और बुद्धिस्ट कल्चर के हेरिटेज की ऐसी नायाब हमारे पास जगह हैं, हम तो उसको भी प्रमोट करना चाहेंगे। पर सर, बीजेपी हुकूमत जो है, क्या आपके ख्याल में वो आपको इस स्केड्यूल पे स्टिक करने देगी करतारपुर खोलने के लिए? क्या आपको ये खदशा है कहीं भी कि दे विल ट्राई टू स्कटल दिस और डिले दिस प्रोजेक्ट? अगर उनकी नीयत बद है तो ज़रूर करेगी, अगर वो ड्रामा रचा रहे हैं सिखों के साथ तो ज़रूर करेगी, और अगर वो मुखलिस हैं तो नहीं करेगी। और सर, हमारा प्लान बी क्या है अगर उन्होंने इस तरह की कोई कोशिश की तो? हमारा प्लान न ए है न बी है, हमारे लिए दे आर वेलकम, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह करतारपुर साहब जब वो आके देखेंगे पहली शक्ल क्या थी, और अब जो दूरदर्शन करते थे और अब अपनी आंखों से आके देखेंगे, तो उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने क्या क्या फैसिलिटीज़ बनाई हैं और हमारा अगला फेज़ क्या है। वो हैरान हो जाएंगे, उनको इतनी मुसर्रत होगी, इतनी खुशी होगी जिसका को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल कुरैशी साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। के आखिरी हिस्से में हम फिर से जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर का, मगर हम बात करेंगे उसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी रद्द अमल आया है। वज़ीर आज़म ने बात की थी कश्मीर के हवाले से और कहा था कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इनके दरमियान अगर कोई हादसा हो गया इस मकबूजा कश्मीर की वजह से, तो वो
सारी आलमी दुनिया के लिए एक मसला बन सकता है, बिकॉज ऑन बोथ साइड्स वी हैव न्यूक्लियर पावर्स। और इसी इशू को हाईलाइट किया था जो अमेरिकन पब्लिकेशंस हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, दोनों ने खसूसी तौर पर इस पे स्टोरी की। और वाशिंगटन पोस्ट ने तो जहां वज़ीर आज़म की तकरीर का जिक्र किया और कहा कि वो एक्सटेम्परे थी, उन्होंने साथ में उसका मवाजना भी किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्पीच से, और जिक्र किया इस बात का कि नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच की थी उसके अंदर कश्मीर का बिल्कुल जिक्र नहीं था। सफारती रद्द-ए-अमल भी थोड़ा बहुत हमें नज़र आया है सामने। एलिस वेल्स जो अमेरिकन नायब सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाला, एक स्टेटमेंट दी और कहा कि भारत को ज़रूरत है अब कि वो वादी से इस वक्त जो कर्फ्यू नाफिज है उसको उठा दें। इसके अलावा हुकूमती जो सर्कल्स हैं वो ये भी दावे कर रहे हैं कि OIC का जो अगला इजलास है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। इस सारे इशू के ऊपर स्पीच के बाद जो रद्द-ए-अमल आया है और आगे अब हमें क्या करना चाहिए या पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर आदिल नजम जो डीन है पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी, एक मौलम है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, एंड थैंक यू, आप मुझे मौलम कहते हैं जी। डॉक्टर साहब, तो व्हाट डू यू थिंक, आप इस वक्त बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल आया है इंटरनेशनली जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीच की जनरल असेंबली में? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे अब हम सारी गुफ्तगू में कम से कम पाकिस्तान में तो यकीन यही है और मेरा भी यकीन यही है कि ये एक अच्छा दौरा था, ना सिर्फ एक अच्छी तकरीर थी, ये एक अच्छा दौरा था। और अच्छा दौरा होने की वजह से वो जो तकरीर है वो वेल रिसीव्ड थी। जैसे आपने कहा, इंटरनेशनल प्रेस ने भी इसको नोटिस किया, पाकिस्तान में तो नोटिस होना ही था, भारत में भी नोटिस होना ही था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस का नोटिस करना जो है वो एक अहम बात है। अहम इसलिए भी है कि इस हफ्ते में तकरीबन 100 मुख्तलिफ सदूर और वज़राए आज़म ने तकरीर की, तो हर तकरीर पे तो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स कोई एडिटोरियल ओपिनियन नहीं लिखता, और ये लिखता इसीलिए है कि तकरीर मुअस्सर थी, और लिखता इसलिए है कि जो सूरत हाल है कश्मीर की वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में उन सारी वजहों की वजूहात की वजह से ये इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एकदम कश्मीर का मसला हल हो गया। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना जो व्यू है उसको रेडिकली चेंज कर दिया है इसे एक तकरीर की वजह से। उन्होंने पहली बार बात सुनी और अब जो है उनको समझ आ गई कि हाँ जी ये तो बड़ा मसला है, तो हम अपनी सफारती स्ट्रैटेजी को तब्दील कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ ये है कि जो पाकिस्तान चाहता था और जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि कश्मीर के मसले को फ्रंट एंड सेंटर रखा जाए, कश्मीर के मसले की इम्पोर्टेंस को निगेट ना होने दिया जाए। एक तरह से भारत की, मोदी साहब की आर्ग्यूमेंट और स्ट्रैटेजी ये थी कि कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है, दुनिया को इससे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने जो किया कर दिया, इसलिए उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये थी कि इस पे हाईलाइट फोकस बरकरार रखा जाए। इन दैट एरिना पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो है इस हफ्ते की हद तक मुअस्सर रही। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे सब भला चंगा होगा। आगे मेरे ख्याल में अब जो है आप देखेंगे कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई आएगी, जवाबी नैरेटिव आएगा और वो नैरेटिव को फिर चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस हफ्ते ने, इस तकरीर ने दुनिया के लीडर्स के लिए, खुसूसन अमेरिका में, मुश्किल कर दिया कि वो मसले को इग्नोर करें। इसीलिए आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे, लेकिन वो कॉर्नर हो गए थे कि वो कश्मीर का जिक्र करें, खुसूसन जब वो मोदी साहब से मिले। इसीलिए एलिस वेल्स जो थी वो चाहती नहीं थी कि कश्मीर का बात करें, लेकिन क्योंकि वो सवाल मुतवातिर उनको आ रहे थे, शी हैड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। दैट आई थिंक वाज द विक्ट्री। डॉक्टर साहब, ये बार बार बात करनी पड़ती है कि देखिए कश्मीर का जो इशू है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ऑफ कोर्स इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जैसे आप बार बार प्रोग्राम्स में, बहुत से प्रोग्राम्स में आपने जिक्र किया कि दिस इज़ परहैप्स द फर्स्ट टाइम कि 50 दिन भारत को नेगेटिव प्रेस मिल रही है। आप बार बार कहते हैं कि हमें तो इसकी आदत है, उनको आदत नहीं है, और वो नेगेटिव प्रेस भारत को मिलती है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। मगर साथ में जो दूसरा इशू है वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट का भी है, और जैसे वज़ीर आज़म साहब ने उसको हाईलाइट किया कि एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा है। तो आपके ख़्याल में जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, क्या उसके बाद ज़्यादा हाईलाइट हुआ है जो एक पूरे ख़ित्ते या रीजन के अंदर एक ख़तरा है जंग का या सिचुएशन ख़राब होने का, जिसकी वजह से एक मुख्तलिफ़ किस्म का दबाव भी आ सकता है भारत के ऊपर?
جی یقیناً ہوا. دیکھیں میرا موقف تو یہ رہا ہے اور ہے بھی کہ بھارت کی کوشش ہوگی کہ اس کو پاکستان کے بارے میں بنایا جائے. انڈیا پاکستان کے بارے میں بھی نہیں، پاکستان کے بارے میں، اور وہ یہ بنائیں گے بائی کانسٹنٹلی ہائی لائٹنگ ٹیررزم. سو ان کا جو نیریٹو میں منترا ہے وہ ہے ٹیررزم. پاکستان کی کوشش اور میرے خیال میں مورل گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ اس کو بنایا جائے کشمیر کے بارے میں، کہ یہ مسئلہ کشمیر کا ہے، کشمیریوں کا ہے، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کا ہے. لیکن دی ایلیفنٹ ان دا روم از بھارت اور پاکستان کے ریلیشنز، اینڈ دی ایلیفنٹ ان دا روم از پاکستان اور بھارت کا دونوں ایٹمی ہونا. سچی بات یہ دیکھیں، بالکل ریئلسٹک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے اگر نوٹس لیا ہے تو صرف اس لیے نہیں لیا کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی وی لیو ان اے ورلڈ جہاں بہت ظلم جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے. میانمار میں بھی اگنور ہو جاتا ہے، آسام میں بھی اگنور ہو جاتا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی اگنور ہو جاتا ہے، تو چین میں بھی اگنور ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں نوٹس جو لیا گیا ہے وہ اس لیے لیا گیا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ان دو ممالک کے مابین جب کشیدگی ہوتی ہے تو پھر ایک دم نیوکلیئر گیم کا ذکر آ جاتا ہے. کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا عمران خان صاحب پہ کہ جی انہوں نے کیوں ذکر کیا نیوکلیئر وار کا، کہ وہ دھمکی دے رہے تھے. میرے خیال میں دیٹ از این انفیئر کرٹیسزم. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس ایک تو کوئی چارہ نہیں تھا ایکسیپٹ کہ یہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یار ہم نہیں جانا چاہتے نیوکلیئر میں، ہم ایک چھوٹا ملک ہیں، ہم ایک کمزور ملک ہیں بھارت کے مابین، لیکن ہم نہ جنگ چاہتے ہیں، اور خصوصاً ایٹمی جنگ تو ہم نہ چاہتے ہیں نہ برداشت کر سکیں گے. لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو وی ول بی فورسڈ، وی ول بی کارنرڈ. اور اگر آپ ان کی لینگویج دیکھیں تو میرے خیال میں وہ نپی تلی لینگویج تھی کہ دس از ناٹ، جو انہوں نے کہا بھی کہ یہ تھریٹ نہیں ہے، یہ ہمارا ڈر ہے، یہ ہمارا خوف ہے کہ اگر کسی دنیا نے انٹرفیئر نہ کیا، اگر دنیا نے کارروائی نہ کی تو یہ ہی ایک حربہ رہ جائے گا. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے وہ میسج صحیح بھی تھا اور وہی مؤثر رہا ہے. نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ یقیناً کشمیر کی بھی فکر ہے ان کو، ہیومن رائٹس کی بھی فکر ہے، لیکن جس وجہ سے انٹرسٹ اور امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ ان دو ممالک کے مابین جب کشیدگی ہوتی ہے تو وہ صرف انڈیا پاکستان نہیں رہتی، وہ صرف ساؤتھ ایشیا ریجنل بھی نہیں رہتی، وہ ایک دم گلوبل ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب یہاں جب اب ایک اور جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسٹریٹجی اس ہفتے کے لیے تو بہت اچھی رہی پاکستان کی، مگر اب لارجر اسٹریٹجی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی میرے خیال میں یہ اتنا صاف ظاہر نہیں ہے کہ اب بھارت کی طرف کیا پالیسی رہی ہے ہوگی پاکستان کی. کیا اب یہی سٹینڈ رہنا چاہیے کہ جب تک آرٹیکل 370 پہ جو قدم لیے ہیں وہ ریورس نہیں ہو جاتے تو گفتگو کی جائے؟ ساتھ میں حکومت کہتی ہے کہ ہم تو کبھی ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے آرٹیکل 370 کو. یا پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے اور پھر لارجر پالیسی کے اب بھارت کی طرف کیا رویہ ہوگا، کب تبدیل ہوگا، what will it be contingent on؟ دیکھیے میری نظر میں ایک تو فنڈامنٹل چینج ان دا اسٹیٹس کو آف دا نیریٹو آ گیا. سو فنڈامنٹل چینج یہ ہے کہ اس وقت جو گفتگو ہے اور جو الفاظ کا استعمال بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے اور اب پاکستان کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے ہوا ہے، اس کے بعد یہ وہ گیم نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ہماری طرف سے بھی بہت سخت لفظ استعمال کیے گئے اور بھارت کی طرف سے بھی ان کی آفیشیل کورسپونڈنس میں بھی جو پاکستان کی طرف سے لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ انہوں نے ایلیویٹ کر دیا، ہائٹن کر دیا. تو یہ تو میرے خیال میں طے ہے کہ اس وقت آپ کا جو نیریٹو ہے وہ اور پنجنٹ ہو جائے گا، وہ اور سخت ہو جائے گا، وہ اور اگریسو ہو جائے گا دونوں طرف سے. یہ پاکستان نے بھی اعلان کر دیا اور یہ بھارت نے بھی اعلان کر دیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں اعلان کر دیا جب انہوں نے RSS اور مودی صاحب کے بارے میں جو الفاظ اور جو آرگومنٹ استعمال کی، جو میرے خیال میں درست ہے، لیکن اٹ از سیریس لینگویج. اور اس کے بعد جو بھارت کا جواب آیا اس سے بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ اب گیم جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گئی ہے. دا گلوز آر آف. اصلی چیز یہ ہے کہ دا گلوز آر آف. تو اب کیا ہوگا؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ ہے صورتحال تو بھارت کیا کرے گا. کیا بھارت یہ تقریر سنے گا اور کہے گا جی ہم 370 جو ہے یہ جو کلوز ہے ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا میرے خیال میں. تو کوئی کلوز واپس نہیں لینے لگی. دیکھیں مودی صاحب ابھی بھی جو ہیں وہ 1 بلین پلس ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ ابھی بھی 1 بلین پلس ملک کے ایک بہت مقبول وزیر اعظم ہیں ود ان انڈیا. سو وہ ریالٹی تو چینج نہیں ہوئی. جو بیلنس ہے آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی وہ بھی چینج نہیں ہوا. اس وقت بھارت کے پاس جو ہے بہتر ڈپلومیٹک کارڈ ہیں. دنیا جو ہے ان کی اکنامکس کو، ان کی پالیٹکس. ڈاکٹر صاحب
سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو جو سمجھ مجھے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے یہ ٹیمپریچرز اسی طرح ہائی رہیں گے. میرے خیال میں رہیں گے ٹیمپریچر ہائی، اور ان اے وے پاکستان نے کہا یہ ہے کہ ہم رکھیں گے ٹیمپریچر ہائی جب تک کشمیر کے بارے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. پیش رفت کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ یہ کلوز واپس لے لیا جائے. میری اپنی ایک سجیشن ہے جو شاید کنٹروورشل بھی ہو. میرے خیال میں پاکستان کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ شملہ اگریمنٹ از ڈیڈ. ایک آفیشلی اس شملہ اگریمنٹ کو ٹریک کر دینا چاہیے آن دا گراؤنڈز کہ شملہ اگریمنٹ تھی کہ پاکستان اور بھارت مل کے فیصلے کریں گے کشمیر کے بارے میں. بھارت نے اس اگریمنٹ کو توڑ دیا 5 اگست کو بائی یونیلیٹرلی میکنگ دس ڈیسیژن ایک ایسی جگہ کے بارے میں جس پہ پاکستان کا کلیم ہے. بیکاز پاکستان از اے کلیم آن کشمیر. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.